नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 25 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। और आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारी आईएएस फैमिली के लिए कि आपके बीच की एक रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने डेली 30 से बहुत कुछ सीखा, जैसा उनका कहना है, उनका आज फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और ये नाम है ज्योत्सना सिंह जी का। ज्योत्सना सिंह ने फाइनली सिलेक्शन प्राप्त कर लिया है। अ, प्रबंधक की वैकेंसी आई थी और उसमें उनका इंटरव्यू कॉल हुआ था और आज रिजल्ट अभी आया है। नाम देख के बहुत खुशी हुई, उनको बहुत बहुत बधाई। आगे के उनकी जो सेवा है आगे की, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों के लिए वो प्रेरणा है। जल्दी ही उनका इंटरव्यू भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप उनसे सीख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डे 30। आज की डे 30 में सोमवार का दिन है आज, तो सोमवार को हिस्ट्री का टर्म होता है। हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने डिस्कस किया था एक एपिसोड में, आज ये दूसरा एपिसोड है। इसमें भी हम कुछ अच्छे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, फिर करंट अफेयर के आजकल की घटनाओं पर आधारित 10 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्थ निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? किस देश से प्राप्त करते थे लाजवर्थ? तो ये प्राप्त करते थे वो कहां से, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और ये प्राप्त होता था अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता में बाह्य तथा आंतरिक दोनों तरह के व्यापार होते थे और दोनों तरह के व्यापार में, यानी कि बाहर से भी व्यापार, बाहर से व्यापार और आंतरिक व्यापार, तो अफगानिस्तान क्षेत्र के बत्ता क्षेत्र वहां पड़ता है अफगानिस्तान में, तो वहां पर लाजवर्द मिलता था, वहीं से ये प्राप्त करते थे। अगला जो प्रश्न है, सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक पुरास्थल कहां से प्राप्त हुए, किस नदी के किनारे से? इसमें दिया है सिंधु, सिंधु की सहायक, सरस्वती, झेलम और यमुना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक जो पुरास्थल हैं वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, जिसे घग्गर और हाकरा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, घग्गर और हाकरा भी इसी का नाम है। एक पौराणिक महत्व है सरस्वती नदी का, जिसकी चर्चा वेदों में भी मिलती है। इसे प्लाचवती, वेद स्मृति, वेदवती, इन सब नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती और उदकवती के रूप में भी वर्णन है। तो ये सारे नाम याद रखिएगा कि ये किस किस नाम से जानी जाती है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किस नाम से इसको नहीं जाना जाता है। तो ये सरस्वती नदी के किनारे ही सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, इसमें स्थान दिए हुए हैं कहां से प्राप्त हुआ था। तो जो ताम्र रथ है वो प्राप्त हुआ था दायमाबाद से। अब एक प्रश्न बनता है कि दायमाबाद कहाँ है, तो दायमाबाद पड़ता है अहमदनगर जिले में, और अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का एक जिला। गोदावरी की सहायक नदी पड़ती है प्रवरा, और प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दायमाबाद। और ये सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी भाग कौन सा है इसका, सिंधु सभ्यता का, ये दायमाबाद है। तांबे का गैंडा, तांबे का रथ, तांबे का हाथी, तांबे का भैंसा, दो पहियों वाला रथ चालक, ये सब पूछा जाए तो दायमाबाद से बना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? किसका साक्ष्य? रेशम का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नेवासा से, और नेवासा पड़ता है मध्य प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में इसको हम जानते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। रेशम का साक्ष्य मध्य भारत में यह दर्शाता है कि खेती होती थी, बड़े पैमाने पर खेती होती थी। रेशम अगर हो रहा है तो मध्य भारत में भी खेती होती थी, यह स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति या प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर, कौन इससे संबंधित है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल जो है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में प्राक सैंधो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। कालीबंगा में कई बार पूछा जाता है जुता हुआ खेत। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश के उत्तर में जब भी आपसे स्थल पूछा जाए तो आप टिक कीजिएगा सोर्तुगाई। अफगानिस्तान में सोर्तुगाई पड़ता है और ये हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है।
उत्तर अफगानिस्तान में ये स्थित है। इस क्षेत्र के निवासियों का सैंधो सभ्यता से संबंध को दर्शाने वाले कई प्रमाण मिले हैं। मृतभांड पर ऊपर सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर जो मृतभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से लाजवर्त मणि एवं मध्य एशिया से टिन का आयात किया जाता था। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, इसके पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया था। अगला जो प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये कथन है, और कारण है कि मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। अब यहां पर मैंने कथन कारण को कई बार आपको बताया है कि कथन और कारण दोनों पहले देखिए सही है। अगर वो सही है फिर देखिए क्या कथन का कारण यही है। पहला तो बिल्कुल सही है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। और वो कैसे हम जान पाते हैं? इस तरीके से जान पाते हैं क्योंकि वहां पर हड़प्पा कालीन मोहरों से मिलती जुलती लगभग 2 दर्जन मोहरें पाई गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला जो प्रश्न है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन मार्शल ने किया था कि ये लोग शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके सिर पर 3 सींग है। इसके बाईं ओर एक गैंडा है और भैंसा, और दाईं ओर एक हाथी और बाघ है। पिछले एपिसोड में भी मैंने इसको बताया था। और इसे पशुपत शिव का रूप माना जाता है। एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है उसके दाएं बाएं ये सब चीजें पूछी जाती हैं और इसी को पशुपत शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। तो जॉन मार्शल ने कहा, और ये भी ध्यान रखना है कि शव की पूजा होती थी। अभी आज के टॉपर की लिस्ट भी डिस्कस करना है और आपको मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि ज्योत्सना सिंह भी डेली 30 की टॉपर रह चुकी है। टॉप 2/3 में इनका नाम रहा है। अगला जो प्रश्न है, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है सुरकोतडा, सुतकांगेडोर, कोटला, निहंखान, आलमगीरपुर। तो ईरान की सीमा के निकट स्थित जो हड़प्पा का स्थल है, उस स्थल का नाम है सुतकांगेडोर। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। ईरान याद रखिएगा, सुतकांगेडोर याद रखिएगा, और हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। माना जाता है कि यह संभवतः समुद्र तट पर अवस्थित एक बंदरगाह था। यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, ताले की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियां एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। अगला जो प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो जो एपिग्राफी होती है वो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। ऐतिहासिक जो अध्ययन है उसमें अभिलेखों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के अध्ययन में तो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो भी स्रोत होते हैं, सर्वाधिक महत्व एवं प्रमाणिक स्रोत अभिलेख माने जाते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की विशेषताओं का पता चलता है। कई लोग हमको मैसेज करते हैं कि ये स्पीड, कई लोग कहते हैं तेज आप करते हैं, कई लोग करते हैं स्लो करते हैं। तो आप लोग यूट्यूब में एक फंक्शन होता है स्पीड का, 3 डॉट जो क्लिक करेंगे राइट साइड वाला, तो स्पीड घटा बढ़ा लिया कीजिए। मैं आराम से डिस्कस कर रहा हूँ। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब ऐसा किसने कहा था कि ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो एक ही थे? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्य शर्मा ने। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक और हड़प्पा संस्कृति के लोगों को एक बताने वाले थे आर एस शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? 4 स्थल दिए हैं, इनमें से हरियाणा में कौन सा था? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो बनावली है और राखीगढ़ी, पहला और तीसरा, ये हरियाणा में स्थित है। इसी समय याद करिए इसको, बनावली और राखीगढ़ी। और जो कालीबंगा है ये राजस्थान में तथा रोपड़ पंजाब में स्थित है। बनावली हिसार जिले में स्थित है और यहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से हल रेखा, अलंकृत ईंट, अग्निकुंड तथा भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ एक पालतू कुत्ता भी दफनाया गया। तो रोपड़ से कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया। कालीबंगा से हल रेखा, अलंकृत ईंट, अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, ये सारे प्राप्त हुए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ये 4 शिव, माता देवी, पीपल और विष्णु यहां पर दिए हुए हैं। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, यह पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विष्णु की। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में माता देवी, रुद्र शिव, लिंग पूजा,
नाग पूजा, पीपल पूजा, पक्षी की पूजा जिसको फाक्ता कहते हैं, इन सब की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं होती थी। उस समय की जो मुद्राएं हैं, तो मुद्राओं पर स्वास्तिक नामक पवित्र चिन्ह भी मिलता है, अनेक ताबीज भी प्राप्त होते हैं, लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन विष्णु की पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लोथल से पशु बलि का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रुति साहित्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? श्रुति साहित्य यानी कि जिसको सुनकर आप जानते हैं, तो श्रुति साहित्य में कौन सा शामिल नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। तो श्रुति साहित्य में ब्राह्मण शामिल है, आरण्यक शामिल है, उपनिषद शामिल है और वेद शामिल है, लेकिन जो वेदांग है, वेदांग को श्रुति साहित्य में शामिल नहीं किया जाता है। वेदांग को स्मृति कहा जाता है, लेकिन श्रुति साहित्य में यह नहीं है। ये मनुष्यों की कृति मानी जाती है, सुनी हुई नहीं। और वेदांग जो होते हैं वो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये कभी कभी पूछा जाता है कि वेदांग कितने प्रकार, तो 6। कभी कभी ये भी नाम भी दे दिए जाते हैं कौन सा इसमें नहीं है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ध्यान रखिएगा, शिक्षा में स्वर शास्त्र यानी उच्चारण विधि की बात हो रही है, होती है। कल्प में धार्मिक रीति एवं पद्धति की, व्याकरण में यानी जो ग्रामर होता है उसकी बात, निरुक्ति में शब्द व्युत्पन्न शास्त्र है ये, और छंद यानी कि मैट्रिकॉस की बात इसमें होती है। ज्योतिष में खगोल शास्त्र, ये सब आप जानते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेदांग जो है वो श्रुति साहित्य नहीं है। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण श्रुति साहित्य कहा जाता है, लेकिन वेदांग जो है वो रचा गया कृति मानी जाती है, जिसे मनुष्यों ने किया, ये सुनकर नहीं, तो इसलिए ये नहीं शामिल किया जाता है। पासे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई, किसके उत्खनन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, कालीबंगा। कहां से? पासे की नर्तकी की मूर्ति का उत्खनन कहां से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित, वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में अवस्थित है। यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, ये 2 बातें मत भूलिएगा। और यहीं से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, खड्ड, गले हुए तांबे के ढेर, ये सब कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, ये सब मिली है। और 1922 की बात है, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहां पाया गया था? महान स्नानागार अभी मैंने बताया है कि यह पाया गया था मोहनजोदाड़ो से, पहले भी इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का सिंधी में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। बाकी मैंने बताया कि 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। बाकी सारी विशेषताएं आप देख चुके हैं। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। वर्ण संकर की संकल्पना कहां पर मिलती है? तो वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले मिलती है धर्मसूत्रों में। धर्मसूत्रों का संकलन 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, और इसी में धर्मसूत्र में वर्ण संकर की संकल्पना मिलती है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्मसूत्र से सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की भी जानकारी मिलती है। और धर्मसूत्र के प्रणेता आपस्तंभ माने जाते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, आपस्तंभ। आपस्तंभ का नाम याद रखिएगा, यह धर्मसूत्र के प्रणेता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं थे? एनसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, दयाराम सहारी और एमएस वत्स यहां संबंधित थे नहीं। कौन संबंधित नहीं था, यह पूछा जा रहा है। जब आप प्रश्न को करें तो यह हाँ नहीं वाला जो फैक्टर है इसको जरूर देखें। तो आरसी मजूमदार सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों नाम जो हैं वो संबंधित थे। रमेश चंद्र मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित नहीं थे। उन्होंने 1857 का विद्रोह जो है हुआ था उसके बारे में कुछ कहा था जो पूछा जाता है। उन्होंने कहा था ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और इनकी पुस्तक है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। अब इन सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में आपको नॉर्थ टू साउथ क्या करना है? सेट करना है। और नॉर्थ टू साउथ इसको सेट करने के लिए आपको जानना होगा कि कौन सी सभ्यता कहाँ की थी। एज़टेक सभ्यता का विस्तार अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। ये मेसो अमेरिका एक क्षेत्र है जिसमें मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका, ये सब क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये वाला क्षेत्र था जहां पे एज़टेक सभ्यता थी, सर हाँ एज़टेक सभ्यता। और उसके बाद में माया सभ्यता का विस्तार दक्षिणी भाग में उसी में पाया जाता है, मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में, यानी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल साल्वाडोर, होंडुरस तक। फिर मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, सब अमेरिका से ही रिलेटेड है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे तो वहीं से। और इनका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। तो इस तरीके से आप सेट करेंगे तो एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। अब ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय, शेर, हाथी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में मतभेद है विद्वानों का, लेकिन आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि घोड़ों के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त होने का प्रमाण है। लेकिन जो शेर है, शेर का कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि शेर की क्राइसिस तब भी थी, शेर तब भी ज्यादा नहीं थे। शेर वैसे भी कम ही होते हैं, समाज में भी शेर कम होते हैं। और आप में से जो शेर होंगे, शेर या शेरनिया, वही एक दिन इतिहास रचेंगे, ठीक है। अगला जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में भारत में एक दुर्लभ चींटी, एक्चुअली सॉरी, दुर्लभ चींटी जीनस ओकारिया की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ये किस राज्य में इनकी खोज की गई है? ये जो चींटी खोजी गई है दुर्लभ प्रजाति की, ये खोजी गई है तमिलनाडु और केरल दोनों में। कहां पर खोजी गई है? तमिलनाडु और केरल दोनों में। अगर तमिलनाडु केरल में से कोई एक दिया होगा तो आप एक भी टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों दिया होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही यही है, तो दोनों में ये खोजी गई है। और ये जो है, ये एंटीना सेगमेंट की संख्या के मामले में दूसरे से भिन्न है। इन जो ये चींटियां हैं, इन दो चींटी प्रजातियों में से एक का नाम है ओकेरिया जोसी, और एक प्रजाति ये केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई थी, और इसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में रखा गया। और एक दूसरी जो प्रजाति है वो कर्नाटक में पाई गई। तो ये दोनों प्रजातियों, सॉरी कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु, एक्चुअली सॉरी, तमिलनाडु। तो ये जो प्रजातियां हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये जो अमिताभ जोशी हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR, इसके जो विज्ञानी थे, और उन्हीं के नाम में ये रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जागरूकता फैलाने के लिए होता है, आप तो जानते होंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 11 अक्टूबर को चुना गया है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। और अगर नेशनल के बारे में बात करें तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, उनके पोषण, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, भेदभाव, इन सब से संरक्षण दिलाना, तो ये सारी बातें इसमें इसका मुख्य एजेंडा होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस की घोषणा हुई, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। कनाडा की मंत्री रोना अम्ब्रोस ने महिलाओं की स्थिति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2011 19 दिसंबर को पास किया था। तभी से 11 अक्टूबर, अगले साल से 11 अक्टूबर 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अब जरा बताइएगा भारत में कब से मनाया जा रहा है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए भारत में मनाए जाने से। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्या सही है? और दूसरा है 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट पे हम विचार करते हैं और दोनों सही है। 24 जनवरी को हमारे यहाँ बालिका दिवस तो होता ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसको 24 जनवरी को ये निर्णय लिया गया था।
11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में शुरू किया गया था। इसे उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है। और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती होने के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो कई ये डेट आप साथ में याद कर सकते हैं, जैसे 24 जनवरी को बालिका दिवस और 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और एक डेट और अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी अगर आपको याद है, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, तो उसके एक दिन बाद यानी कि जो 25 तारीख आती है, इस 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और नेशनल अवार्ड्स फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है। 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के कारण ये डेट चुनी गई थी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को चुना गया मतदाता दिवस के रूप में। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी 1950 को जब भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2021 को किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हुआ? और ये थे नरेंद्र चंचल। 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर के मंडी नामक स्थान पे एक धार्मिक पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जब भजन की बात आती है तो नरेंद्र चंचल को याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो तोसाली, नाम याद रखिएगा, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो आयोजित होता है वो उड़ीसा में आयोजित होता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इन्होंने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। और इस शिल्प मेले का उद्घाटन वर्चुअली किया गया, क्योंकि इस समय तो कोविड का अभी भी प्रकोप चल ही रहा है। ठीक है। और तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 4 फरवरी तक चलेगा। 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक इसको खोला जाता है आम लोगों के लिए। तो आपको जाना हो तो घूम आइए। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2021 को पुणे के किस संस्थान में आग लगी थी? तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन प्रश्न नहीं बनाया था। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस समय जो कोविड की वैक्सीन बन रही है उसको बनाने में इंडिया में जो सबसे प्रमुख संस्थान है तो यही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसमें 21 जनवरी को आग लग गई थी। पुणे के बाहरी इलाके में स्थित है। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन ये कर रहा है और यहीं पे आग लगी थी। लेकिन इससे मैंने आपको बताया था कि कोई जो प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन वैसे ही चलता रहेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भाग ले रहे हैं, कौन ले रहा है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या उपयुक्त सभी? तो ऑपरेशन जो कवच है, सैन्य अभ्यास जो है कवच, सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज है, ऑपरेशन नहीं, तो इसमें सभी भाग ले रहे हैं। जनवरी 2021 में ये भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। और यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में होने जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ? तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में और अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में ये होगा। और यह अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर करने के लिए होगा। ठीक है ना? तो वायु और थल और जल, सब जल नभ सब सेनाएं इसमें भाग ले लेंगी। 1776 कमीशन रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश से जुड़ी हुई है? 1776। तो ये जुड़ी हुई है कहां से? अमेरिका से। व्हाइट हाउस ने हाल ही में ये 1776 आयोग की रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछले साल सितंबर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया था। और इस ट्रंप जो थे, ट्रंप का कार्यकाल पूरा जो था वो बड़ा अजीब टाइप का रहा है। ट्रंप ने देश में देशभक्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर दिया था, जिसे 1776 कमीशन भी कहा जाता है। तो ये ट्रंप अच्छे बुरे सभी कामों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इतिहास इन्हें माफ भी नहीं करेगा और भूलेगा भी नहीं।
अगला जो प्रश्न है, एबल 370 क्या है, जिसकी तस्वीर हाल ही में नासा ने साझा की है। तो एबल 370 क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एबल 370 एक गैलेक्सी क्लस्टर है। हबल स्कोप जो टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, उसी के माध्यम से नासा ने ये कैप्चर की है तस्वीर। आकाशगंगाओं के विशाल समूह में एबल 370 की तस्वीर पोस्ट की गई है। और नासा ने कहा है कि इस क्लस्टर का विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ने में सक्षम है। और ये घटना एबल 370 के पीछे आकाशगंगाओं के दृश्य को विकृत करती है, जो पृथ्वी से 4.9 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो ये गैलेक्सी क्लस्टर ध्यान रखिएगा। तो ये डेली 30 समाप्त हुआ। अब सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये पहला था, दूसरा, ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए अब टॉपर्स की बात कर लेते हैं, जिन्होंने टॉप किया है कल के टेस्ट में। टॉपर फिर से दो लोग तो ये निश्चित ही हैं। पहले टॉपर है वंदना। वंदना ने टॉप किया है और वंदना की रैंक फर्स्ट है। वंदना ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 73 सही है, 2 इनकरेक्ट है, 96 मार्क के साथ पहली रैंक इनकी आ गई। दूसरी है नेहा राजपूत की, दूसरी नहीं प्रथम ही है, क्योंकि 96 मार्क्स इनके भी हैं। इनकी केवल 73 इन्होंने अटेम्प्ट किया था, 72 सही है, एक इनकरेक्ट, मार्क्स बराबर है, तो फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक पर भी दो लोग हैं, रंजीत कुमार यादव, ब्रजेश वाजपेयी। थर्ड रैंक पर अभय हैं, जिनके 84 मार्क्स हैं। और फोर्थ रैंक पर प्रियंका चतुर्वेदी, 82 मार्क्स। फिफ्थ रैंक पर रिंकी, 79। फिफ्थ रैंक पर रानी शुक्ला, 79। सिक्स रैंक पर 77 मार्क्स के साथ कंचन त्रिपाठी। विभा पांडे, सेवंथ रैंक, 75। अक्कू कुशवाहा, 75 मार्क्स के साथ सेवंथ रैंक। गौरव जैन, 72 मार्क्स के साथ एर्थ। अमित वर्मा, 72 मार्क्स के साथ एर्थ। और 72 पर एक तीसरा नाम और है अर्थ रैंक पे, श्रीकांत। फिर अरविंद कुमार तिवारी, 67 मार्क्स के साथ में, इनका 9th रैंक है। गरिमा सिंह का भी 9th है, 67। और 10th रैंक पे है गौतम कुमार, 64 मार्क्स के साथ। फिर मोनिका भारती, आलोक सिंह। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः मैं ज्योत्ना सिंह को बधाई देना चाहता हूं उनके फाइनल सिलेक्शन पे। जल्दी उनके एक्सपीरियंस, उनकी तैयारी की स्ट्रेटजी और भी उनके रिजल्ट्स हैं, और मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी सब पॉजिटिव हो। तो उनके जितने भी एक्सपीरियंस हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की, ये जल्दी एक इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।